नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और मैं हूं सुनील सिंह। श्रेष्ठ विचार में आज बात करेंगे कांग्रेस से निकले दलों की घर वापसी की चर्चा पर। देश की राजनीति में एक बार फिर एक पुराना प्रश्न नए रूप में सामने आया है। क्या कांग्रेस से अलग होकर बने क्षेत्रीय दल एक बार फिर कांग्रेस के नेतृत्व में एकजुट हो सकते हैं? महाराष्ट्र से उठी यह बहस अब राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में पहुंच गई है। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के वरिष्ठ नेता संजय राउत के एक बयान ने विपक्ष की दिशा, नेतृत्व और भविष्य को लेकर नई चर्चा छेड़ दी है। संजय राउत ने कहा है कि कांग्रेस जैसी विचारधारा रखने वाले सभी छोटे बड़े दलों को वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों को समझते हुए एकजुट होना चाहिए। उनका मानना है कि भारतीय जनता पार्टी जैसी मजबूत संगठनात्मक शक्ति का मुकाबला राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस ही कर सकती है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब विपक्षी राजनीति अपने अस्तित्व, नेतृत्व और रणनीति को लेकर नए उत्तर खोज रही है। दरअसल देश के अधिकांश विपक्षी राजनीति किसी न किसी रूप में कांग्रेस की राजनीतिक विरासत से ही निकली है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने 1998 में तृणमूल कांग्रेस बनाई। महाराष्ट्र में शरद पवार ने 1999 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना की। आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस, असम में कई क्षेत्रीय दल, यहाँ तक कि अनेक राज्यों के प्रभावशाली नेता कभी न कभी कांग्रेस का हिस्सा रहे हैं। विचारधारा की दृष्टि से इनमें अधिकांश दल धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, संवैधानिक संस्थाओं की मजबूती और संघीय ढांचे की पैरवी करते रहे हैं। लेकिन निजी स्वार्थों और वैचारिक मतभेदों ने उनकी राजनीति को जगह जगह कमजोर बना दिया है। पिछले 12 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के लगातार बढ़ते प्रभाव से कई क्षेत्रीय पार्टियों के सामने अब उनके अस्तित्व का संकट उत्पन्न हो गया है। महाराष्ट्र में हाल के दिनों में शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कांग्रेस में संभावित विलय की चर्चाएं उठी हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता जितेंद्र आव्हाड ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि कांग्रेस और रासपा की विचारधारा में काफ़ी समानता है और भविष्य में दोनों दलों के साथ आने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। वहीं सांसद सुप्रिया सुले ने भी इस संभावना को पूरी तरह से खारिज नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि यह कब होगा और कैसे होगा यह समय बताएगा। उनका बयान राजनीतिक गलियारों में कई संकेत छोड़ गया। हालांकि कांग्रेस ने अभी तक किसी औपचारिक विलय की चर्चा से इनकार नहीं किया है। कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सावंत का कहना है कि फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, लेकिन भाजपा के खिलाफ लड़ाई में समान विचारधारा वाले सभी दलों का स्वागत है। यह बयान भी बताता है कि कांग्रेस विपक्षी एकता के लिए अपने दरवाजे खुले रखना चाहती है। यदि इस पूरे घटनाक्रम को इतिहास के संदर्भ में देखें तो शरद पवार की राजनीति स्वयं कांग्रेस से गहरी जुड़ी रही है। 1978 में उन्होंने कांग्रेस से अलग राह चुनी और मात्र 38 वर्ष की आयु में महाराष्ट्र के सबसे युवा मुख्यमंत्री बने। बाद में वे कांग्रेस में लौटे और फिर मुख्यमंत्री भी बने। 1999 में सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे पर उन्होंने पीए संगमा और तारिक अनवर के साथ मिलकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बनाई। लेकिन दिलचस्प तथ्य यह है कि अलग पार्टी बनाने के बावजूद अगले 1.5 दशक तक कांग्रेस और एनसीपी ने महाराष्ट्र में साथ मिलकर सरकार चलाई। यानी राजनीतिक अलगाव के बावजूद वैचारिक दूरी कभी बहुत अधिक नहीं रही। लेकिन सवाल केवल कांग्रेस और एनसीपी तक सीमित नहीं है। असली प्रश्न यह है कि क्या आज का पूरा विपक्ष भाजपा के सामने एक प्रभावी राष्ट्रीय विकल्प ढूंढ रहा है? भाजपा और विपक्ष के बीच आज बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। भाजपा आज केवल एक राजनीतिक दल नहीं बल्कि एक विशाल संगठनात्मक संरचना है। बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं का नेटवर्क, स्पष्ट नेतृत्व, संसाधनों की उपलब्धता, डिजिटल पहुंच, मजबूत चुनावी मशीनरी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का वैचारिक और सामाजिक आधार उसे अन्य दलों से अलग बनाता है। पिछले 1 दशक में भाजपा ने केवल चुनाव नहीं जीते बल्कि कई राज्यों में अपने संगठन का विस्तार भी किया। इसके विपरीत विपक्ष अभी भी नेतृत्व और संरचना के प्रश्नों से जूझ रहा है। इंडिया गठबंधन ने 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को चुनौती जरूर दी, लेकिन गठबंधन के भीतर नेतृत्व, रणनीति और राज्यों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के टकराव भी सामने आए। कई क्षेत्रीय दल अपने अपने राज्यों में कांग्रेस को ही मुख्य प्रतिद्वंदी मानते हैं, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के खिलाफ उसके साथ खड़े भी दिखाई देते हैं। यही विरोधाभास विपक्षी राजनीति की सबसे बड़ी कमजोरी है। राहुल गांधी पिछले कुछ वर्षों में विपक्ष के सबसे प्रमुख राष्ट्रीय चेहरे के रूप में उभरे जरूर है। भारत जोड़ो यात्रा और सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर उनकी सक्रियता ने कांग्रेस को नई ऊर्जा दी है। लेकिन राष्ट्रीय नेता के रूप में राहुल गांधी के आलोचक अक्सर उनमें प्रशासनिक अनुभव की कमी, लगातार चुनावी हार और राजनीति में निरंतर सक्रियता की कमी को उनके कमजोरियों के रूप में उजागर करते हैं। राहुल गांधी के पास किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री या केंद्रीय मंत्री के रूप में कार्य करने का कोई अनुभव नहीं है। उनके कई बार चुनाव के बाद या महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाओं के दौरान अचानक छुट्टियों पर जाने की आदत को आलोचक उनकी राजनीतिक गंभीरता में कमी के रूप में देखते हैं।
आलोचक अक्सर तर्क देते हैं कि उनका वक्तित्व कौशल कई अन्य राष्ट्रीय नेताओं की तुलना में कम प्रभावी है। उनके विरोधी अक्सर उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में पेश करते हैं जिन्हें पद विरासत में मिला है। 2014 के बाद से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के लगातार खराब प्रदर्शन और कई राज्यों में पार्टी का जनाधार खिसकने के लिए सीधे तौर पर राहुल गांधी के नेतृत्व को रणनीतिक विफलताओं के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। हालांकि वर्तमान में लोकसभा में वही विपक्ष के नेता हैं, लेकिन चुनाव में कांग्रेस का जनाधार लगातार खिसक रहा है और दूसरे क्षेत्रीय दल आज हाशिए पर चले गए हैं। फिर भी ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, एम.के. स्टालिन और अन्य क्षेत्रीय नेताओं की अपनी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं आज भी कम नहीं हुई हैं। ऐसे में कांग्रेस को नेतृत्व देना और सभी दलों द्वारा उन्हें स्वीकार करना आसान नहीं है। महाराष्ट्र में शरद पवार की राकपा, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस पहले से साथ है। पश्चिम बंगाल में विपक्षी राजनीति नए समीकरण तलाश रही है। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि भाजपा के खिलाफ दीर्घकालिक और प्रभावी चुनावी खड़ी करनी है तो कांग्रेस से निकले दलों को अपनी ऐतिहासिक जड़ों और साझा विचारधारा पर पुनर्विचार करना चाहिए। फिलहाल कांग्रेस राकपा विलय की चर्चा केवल संभावनाओं के स्तर पर है, लेकिन इस बहस ने एक बड़े प्रश्न को जन्म दिया है। क्या भारत की विपक्षी राजनीति क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं से ऊपर उठकर एक साझा राष्ट्रीय ढांचा तैयार कर पाएगी? और क्या कांग्रेस उनके नेतृत्व की भूमिका निभा सकेगी? आने वाले वर्षों में भारतीय राजनीति का सबसे दिलचस्प संघर्ष केवल सत्ता का नहीं होगा, बल्कि संगठन बनाम गठबंधन, केंद्रीय नेतृत्व बनाम क्षेत्रीय महत्वाकांक्षा और भाजपा बनाम एकजुट विपक्ष की नई राजनीति का होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि सारा विपक्ष मिलकर क्या भाजपा की संगठनात्मक राजनीति को टक्कर दे पाएगा? और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि क्या आज का विपक्ष भारतीय जनमानस और खासकर बहुसंख्यक समुदाय की अपेक्षाओं को, उनकी उम्मीदों को और उनकी भावनाओं को समझे बिना राजनीतिक सफलता पा सकता है? हर बार संवैधानिक संस्थाओं को कटघरे में खड़ा करना, सिस्टम को दोषी ठहराने और हर बात के लिए व्यवसायों पर उंगली उठाने की बातें आम जनता अब स्वीकार नहीं करती। आज की जनता जाति, परिवारवाद और चुनावी वादों से आगे बढ़ चुकी है। वह ऐसे नेतृत्व को पसंद कर रही है जो वैश्विक स्तर पर देश की प्रतिष्ठा बढ़ाए, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करे, सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत बनाए तथा युवाओं को रोजगार, कौशल और उद्यमिता के अवसर प्रदान करे। साथ ही जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों तक पहुंचे, भ्रष्टाचार खत्म हो और शासन में पारदर्शिता दिखाई दे। विकास, सुशासन और परिणाम आधारित राजनीति आज मतदाताओं की प्रमुख अपेक्षा बनती जा रही है। सवाल है, क्या विपक्ष मतदाताओं के इन अपेक्षाओं पर खरा उतरने को तैयार है? आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए विषय पर। तब तक देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। धन्यवाद। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।